नमस्कार। पिछले व्याख्यानों में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में फैराडे इफ़ेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मूलतः होता क्या है, नेचर में ऐसे कई लिक्विड और सॉलिड पदार्थ हैं जिन पर कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट यदि आपतित होती है तब उन पदार्थों से निर्गत जो पदार्थ हमें पदार्थों से जो निर्गत प्रकाश हमें मिलेगा वह पोलराइज्ड लाइट तो होगा, परंतु उसके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में रोटेशन हो सकता है। यह रोटेशन बाईं तरफ हो सकता है, यह रोटेशन दाहिनी तरफ हो सकता है। अगर किसी पदार्थ के कारण रोटेशन बाईं तरफ हो रहा है तो हम उसे लेबोरोटेटरी कहेंगे, और यदि दाईं तरफ हो रहा है तो हम उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। इस तरह के जो पदार्थ हैं वो मूलतः ऑप्टिकल एक्टिव कहलाते हैं। तो ऐसे जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पानी अथवा कांच से गुजरती है तब ध्रुवीय तरंग के ध्रुवण तल में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु अनेक ऐसे पदार्थ, मान लीजिएगा चीनी का घोल है, ग्लूकोज है, क्वार्ट्ज है, टारपाइन है, जिनमें समतल ध्रुवीय तरंगें गुजारने पर उनके ध्रुवण तल का घूर्णन हो जाता है। इसी प्रकार का जो प्रभाव है, जैसे सिरेमिक, उदाहरण के लिए फेराइट। तो फेराइट में बेसिकली है क्या? फेराइट में लार्ज पोर्शन Fe2O3 का है विद सम स्मॉल पोर्शन ऑफ एडिशनल मेटेलिक एलिमेंट सच एज स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीज, निकिल एंड जिंक। तो इस तरह का जो प्रभाव है वो फेराइट में भी प्रेक्षित होता है। फेराइट वगैरह की स्टडी के लिए जब हम इस रोटेशंस को फेराइट में अपने एमएससी में माइक्रोवेव में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब किसी निश्चित दिशा में चुंबकीय फेराइट की छड़ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश प्लेन पोलराइज माइक्रोवेव को यदि गुजारें तो उसका ध्रुवण तल भी घूर्णित हो जाता है। आयनोस्फीयर के बारे में हम अपने पाठ्यक्रम में जानेंगे और हम उससे ये देखेंगे कि किस प्रकार से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है, और विशेषकर ये आयनोस्फीयर की रेडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आयनोस्फीयर में अंतरिक्ष से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन हो जाता है, और इस आयनाइजेशन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव पदार्थ समान मात्रा में होंगे, जिसके कारण हम इसको पदार्थ की चतुर्थ अवस्था के रूप में मानते हैं। आयन मंडल से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें वहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉन से विशेष रूप से इंटरेक्शन करती हैं, और इस इंटरेक्शन के फलस्वरूप स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। धन आयनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के सापेक्ष बहुत अधिक होने के कारण उनकी जो गति है वो लगभग अप्रभावी बनी रहती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ है वह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की है, एंगुलर मोमेंट की है, हम ये जानते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम विस्तार से सीखेंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक टॉर्क लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विध्रुव की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के प्रति प्रोसेशनल मोशन करती है।
इस प्रकार के जायरोपिक मीडियम में जब समतल ध्रुवित तरंग का चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश संचरण होता है तो उसका ध्रुवण तल का घूर्णन हो जाता है। चीनी, ग्लूकोज आदि पदार्थों द्वारा समतल ध्रुवित तरंग के ध्रुवण तल का घूर्णन, फेराइट द्वारा समतल ध्रुवित माइक्रोवेव का ध्रुवण तल का घूर्णन, या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्लाज्मा में समतल ध्रुवित रेडियो तरंगों के ध्रुवण तल का घूर्णन, ये व्यापक रूप से विशिष्ट परिभ्रमण माध्यमों के द्वारा संचरित समतल ध्रुवित तरंगों के ध्रुवण तल के घूर्णन की जो घटना है, और ये जो घटना है ये घटना ही फैराडे इफेक्ट कहलाती है। तथा ध्रुवण तल का जो रोटेशन होता है हम उस रोटेशन को फैराडे रोटेशन कहते हैं। प्रकाश तरंगों के लिए फैराडे इफेक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है, तथा ऐसे पदार्थ जो ध्रुवण तल का घूर्णन करते हैं हम उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल कहते हैं। निश्चित ताप पर निश्चित तरंग दैर्घ्य की तरंगों के लिए जो ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ हैं, अर्थात ध्रुवण तल का जो घूर्णन है वह ध्रुवित प्रकाश द्वारा सक्रिय माध्यम की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। अब हम इस आर्टिकल में तो हमें ये समझ में आ गया कि ऑप्टिकल एक्टिव ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कि इस प्रकार का प्रकाश किरण का घूर्णन हो जाता है। इस फैराडे रोटेशन की जो इंटरप्रिटेशन है वो साइंटिस्ट फेरेनल के द्वारा दी गई। फेरेनल से आप परिचित हैं क्योंकि डिफ्रैक्शन केस में फेरेनल और फ्रानोफर ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो स्पेसिफिक रूट प्लेन पोलराइजेशन का जो एंगल है उसका जो मान है वो एल पर निर्भर करता है, सी पर निर्भर करता है, और गणितीय रूप में हम उसे थीटा बराबर SCL लिखते हैं। एस यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है। फेराइट के केस में फैराडे घूर्णन द्वारा जो दूरी अनुक्रमानुपाती होती है, और इस फैराडे प्रभाव के ऊपर हम कई माइक्रोवेव डिवाइस की रचना करते हैं। वो रचना जायरेटर, आइसोलेटर और सर्कुलेटर कहलाती हैं। इनका जो विस्तृत अध्ययन है यह विस्तृत अध्ययन हम MSc क्लास में पढ़ाते हैं। फेरेनल के द्वारा जो इसकी व्याख्या दी गई उसमें खास बात ये बतलाई गई कि जब कभी समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल के घूर्णन का प्रकाश इस पर आपतित होता है तो रैखिक कंपन समान आवृत्ति व आयाम के दो विपरीत दिशीय वृत्त ध्रुवीय कंपनों के तुल्य होता है। फेरेनल की व्याख्या में उन्होंने बताया कि जब कभी कोई समतल ध्रुवित तरंग किसी सक्रिय माध्यम से गुजरती है तो यह दो वृत्त ध्रुवित कंपनों में विभाजित हो जाती है, जिनकी आवृत्ति और आयाम समान होते हैं परंतु डायरेक्शंस अपोजिट होती है। अर्थात एक लेफ्ट क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। चूँकि ये जो पोलराइज्ड लाइट है विभिन्न वेगों से गति करती है, अतः निश्चित रूप से इनके बीच में एक कलांतर बन जाता है। पुनः पदार्थ से निकलने पर जो दोनों वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश हैं अध्यारोपित होते हैं और अध्यारोपित होकर के एक पुनः समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
हालांकि इस समतल ध्रुवित प्रकाश में ध्रुवण तल आपतित तरंग के ध्रुवण तल के सापेक्ष किसी कोण से घूम जाता है और यह रोटेशन एंगल मूलतः फेज डिफरेंस पर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं यदि कोई पदार्थ ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ नहीं होगा तो उस केस में जो ये दो घटक बनेंगे उन दोनों घटक में वेलोसिटी समान रहती है। वेलोसिटी समान होने के कारण उनमें कोई कलांतर उत्पन्न नहीं होता, जिसके कारण ध्रुवण तल का कोई घूमना नहीं होता है। परंतु ऑप्टिकल एक्टिव में उन दोनों जो वृत्तीय ध्रुवित वामावर्ती और दक्षिणावर्ती बने हैं उनकी वेलोसिटी अलग होने के कारण उनमें एक कलांतर उत्पन्न हो जाता है। हम इस की विवेचना के लिए मान लीजिए कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनंत विस्तार के सक्रिय माध्यम में जेड डायरेक्शन में संचरित हो रही है तथा विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में लगाया हुआ है, उसका आयाम E0 है। अतः प्रारंभिक स्थिति z बराबर 0 पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। E = x यूनिट वेक्टर E0 cos ऑफ ओमेगा टी। दो कंपोनेंट जो विपरीत दिशा में मिल रहे हैं उनको वियोजित किया जा सकता है जैसा डायग्राम में बताया गया है। E = x यूनिट वेक्टर E0 cos ओमेगा टी। हम इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंपोनेंट में लिखे हैं x और y यूनिट वेक्टर के साथ। अब यदि इन वृत्त ध्रुवित घटकों के माध्यम में हम 1 मिनट को कल्पना कर लें कि मान लीजिएगा दोनों जो कंपोनेंट हैं उनकी वेलोसिटी सेम है और z बराबर l पर इनमें जो फेस एंगल है वो ओमेगा टी माइनस एल बाई बी होगा, अर्थात l दूरी तय करने के पश्चात जो तरंग का स्वरूप होगा वो इस प्रकार का होगा। इस समीकरण को हल करके हमें जो समीकरण मिल रही है वह समीकरण x यूनिट वेक्टर E0 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस एल बाई बी मिल रही है। हम इसमें क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? हम इसमें निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि असक्रिय माध्यम में L दूरी तय करने के पश्चात प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो प्रारंभिक ध्रुवण की दिशा है उसी में रहता है और उसमें कोई भी उसका रोटेशन नहीं होता। इससे ये सिद्ध होता है कि यदि पदार्थ असक्रिय पदार्थ हैं तो निश्चित रूप से उनमें कोई भी कलांतर उत्पन्न नहीं आएगा, परिणाम स्वरूप ध्रुवण तल का घूर्णन नहीं होगा। अब मान लीजिएगा सक्रिय माध्यम लिया जाए जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो वेलोसिटी कंपोनेंट हैं वामावर्ती और दक्षिणावर्ती अलग अलग हैं, वेग समान नहीं है, तो उनमें कलांतर उत्पन्न हो जाता है तथा यह कलांतर समय के साथ बढ़ता जाता है। अतः z बराबर l स्थिति होने पर सक्रिय माध्यम में जो समीकरण लिखी जाएगी वह इस प्रकार होगी। एक जो पक्ष है वो वामावर्ती का है, दूसरा दक्षिणावर्ती का है और इस प्रकार से इस समीकरण में हम हल करते हैं। समीकरण को हल करने पर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म यूज करने पड़ेंगे जो आप देख रहे हैं। पहला ब्रैकेट में जो टर्म आ रही है उसमें cos c प्लस cos d यूज करना पड़ेगा, जबकि जो दूसरा ब्रैकेट आ रहा है उसमें sin c माइनस sin d यूज करना पड़ेगा। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को यूज करके हमें फाइनल फॉर्म इस प्रकार की प्राप्त हो गई है। आप देखिए यह जो समीकरण है मूलतः एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रदर्शित करती है, क्योंकि इसमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों समान कला में हैं, परंतु इनका जो फेस एंगल है z बराबर l पर ओमेगा टी माइनस एल बाई टू ऑफ 1/br प्लस 1/bl हो जाता है, अर्थात इसमें ओमेगा l बाई टू विद इन ब्रैकेट 1/br प्लस 1/bl का फेज डिले उत्पन्न हो गया है। परिणाम स्वरूप इस तरंग का जो आयाम मिलता है वह इस प्रकार से मिलेगा जो E0 के बराबर है। इस प्रकार हानि रहित माध्यम होने से तरंग का जो आयाम है वह तरंग का आयाम नियत बना रहता है।
हम इस नवीन स्थिति में ध्रुवण तल में जो घूर्णन आया है थीटा, उसका मान निकाल सकते हैं और थीटा का जो मान निकालेंगे वो tan थीटा लेकर के वह इतना प्राप्त होगा। थीटा बराबर है बीटा एल माइनस बीटा आर ऑफ L/2। इस समीकरण के अंदर बीटा एल और बीटा आर वामावर्ती और दक्षिणावर्ती जो पोलराइज लाइट है उसके फेज कांस्टेंट हैं, और जब हम इस फेज कांस्टेंट के डिफरेंस को L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह इन वृत्त ध्रुवित तरंगों में Z बराबर L पर कलांतर है, जिसे हम डेल्टा कह रहे हैं, जिससे कि थीटा बराबर डेल्टा/2 बनेगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह की एप्लीकेशंस को जो चीनी वगैरह की फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री है, उसमें बहुत यूज़ किया जाता है। धन्यवाद।